हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू CHO सॉल्यूशन। और एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि हम नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे वो हम एक करंटली जिनका एनकोस असेसमेंट हुआ है उनको बुलाएंगे और उनका पूरा सेंटर दिखाएंगे। तो चलिए, आज हमारे साथ मैडम हैं। और मैडम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, और कब आपका असेसमेंट हुआ है थोड़ा सा बताइए जी। माई सेल्फ दीपा साहू, SWC मसूदपुर, ब्लॉक बासोदा, विदिशा डिस्ट्रिक्ट। मेरा असेसमेंट अभी 4 तारीख को हुआ है करेंटली। ठीक है। मैम, सबसे पहले ये बताइए मैम कि जो असेसर आए थे, तो मतलब फर्स्ट एंट्रेंस से ही थोड़ा थोड़ा बताइए किस टाइप का उनका एंट्री थी, क्या उनने किया, थोड़ा सा ये बताइए। सबसे पहले जैसे असीसर इंटर करते हैं तो उन्होंने इंटर से ही देखना स्टार्ट कर दिया था। जी। जैसे पेंटिंग वगैरह, लोगो वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने बाहर से ही असिस्ट करते हुए वो लोग अंदर इंटर हुए थे। तो ओपन मीटिंग का मैंने सेटअप बाहर ही सेटअप किया हुआ था, तो वो सारा सेटअप बाहर था, तो असीसर वहीं पर ओपनिंग मीटिंग के लिए बैठे हुए थे। ओके मैम, थोड़ा सा आप ये भी बताइए कि क्योंकि अभी जिसके यहाँ पे नहीं हुआ है एनकोस, उनको नहीं पता है कि ओपनिंग मीटिंग क्या होता है, क्लोज मीटिंग क्या होता है, थोड़ा सा ये भी बताइए। जब असीसर आते हैं तो ओपन मीटिंग में ये होता है कि जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं और कौन कौन एट प्रेजेंट है और हम क्या करने वाले हैं, असिसमेंट कैसा करना है, क्या करने वाले हैं, उसके बारे में वो लोग मीटिंग करते हैं। क्या क्या प्रतिक्रियाएं होने वाली है, क्या क्या तुमने हमारे सेंटर के लिए क्या क्या बनाया है, क्या क्या सोचा है, वो सारी मीटिंग वो लोग वहाँ करते हैं। देन उसके बाद ओपनिंग मीटिंग में जितने भी प्रेजेंट है साइन वगैरह करके देन वो इंटर करते हैं सेंटर असेसमेंट के लिए। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम मैडम का सेंटर देख लेते हैं, आपको पूरा ओरिएंट कराते हैं। तो चलिए मैडम, आप हमें आपका सेंटर दिखा दीजिए। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए थे सेंटर पर, और अब हमको मैडम अपना सेंटर घुमाएंगी। तो चलिए मैडम, आप अपने सेंटर के बारे में बताइए और हमको घुमा दीजिए चलिए अंदर। जी। ये हमारा SWC मसूदपुर है। जी। ये हमारा गार्डनिंग एरिया है। गार्डनिंग एरिया के साथ साथ में हमारा योगा प्लेस है, यहाँ पर हम योगा कराते हैं। ओके। देन हम अंदर इंटर करेंगे तो बाहर जो सिटीजन चार्ट वगैरह सारी चीज़ें जो बाहर प्यूपल्स के लिए लगाने हैं, ये सारी चीज़ें हमने बाहर अरेंज करके रखी है। पीने का पानी, ये सारी चीज़ें, 12 सर्विसेज और सारी चीज़ें बाहर अरेंज करके रखना है। तो चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों, आइए। चलिए अब अंदर करेंगे तो सबसे पहले हम वेटिंग एरिया में देखेंगे। वेटिंग एरिया में प्रॉपर 10 से 12 लोगों का बैठने का स्पेस होना चाहिए। जी। साथ में ORS कॉर्नर, फैमिली प्लानिंग, ईट राइट टूल कॉर्नर, ये सारे टूल्स लोगों को दिखाने के लिए हमें अरेंज करके रखना है। ओके। देन हम इंटर करेंगे हमारे OPD OPD रूम में। ठीक, चलिए दोस्तों OPD रूम दिखाते हैं। OPD रूम में मेडिसिन जो जो हम लोग देते हैं वो सारी चीज़ें मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। साथ में उनकी क्या एक्सपायरी है, कितनी क्वांटिटी में है, वो सारी चीज़ें हमें मेंटेन करके रखना होता है। साथ ही में मैंने इसे ANC चेकअप रूम भी बनाया हुआ है। तो ANC जब आती है तो उसे हमें यहाँ चेकअप करना होता है, तो उसके साथ साथ जो भी पोस्टर्स वगैरह वो सारे अरेंज कर, कुछ कॉर्नर मैंने यहाँ पे बनाए हैं सेटअप। फैमिली प्लानिंग कॉर्नर, इसी में मैंने स्टॉक भी बताया है फैमिली प्लानिंग का। साथ में मैंने कुछ ट्रे अरेंज करे हैं, जैसे OGTT ट्रे और ANC चेकअप ट्रे और आयरन सुक्रोज का ट्रे, बॉडी फ्लूइड ट्रे, ड्रेसिंग ट्रे, मर्क्यूरी स्पिल ट्रे, ये सारे मैंने ट्रे सेटअप करके अपने OPD रूम में रखे हुए हैं। साथ में NCD कॉर्नर एक बनाया हुआ है, इसमें हम NCD का चेकअप करते हैं पूरा। 30+ वाले जो भी लोग आते हैं उनका हम लोग यहाँ पे BP और शुगर चेक करते हैं। ठीक है, चलिए। देन हम नेक्स्ट रूम में जाते हैं। ये हमारा टीकाकरण प्लस पैथोलॉजी रूम कंबाइन करके बनाया हुआ है। ओके। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे टीकाकरण और पैथोलॉजी रूम। चलिए आइए अंदर चलते हैं मैडम। ये हमारा टीकाकरण रूम। टीकाकरण रूम में जो भी पोस्टर्स है वो सारे अरेंज करके एनम का एक टेबल अरेंज किया हुआ है। इसमें हम FI किट रखा हुआ है, जो गाइडलाइंस बताना होता है, जैसे अनीमिया से रिलेटेड और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, वो बुकलेट्स यहाँ रखी हुई है।
इसी के साथ में मैंने पैथोलॉजी रूम भी बनाया हुआ है। ओके तो पैथोलॉजी का सेटअप, जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, ये सारा पैथोलॉजी रूम में अरेंज किया हुआ है। ये सारा किट बना के एक ट्रे में अलग से अरेंज किया है ताकि हमें सारे डिब्बे एक साथ ना खोलना पड़े। ओके, वेरी नाइस मैडम, बहुत अच्छा है आपका सेंटर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे डिलीवरी पॉइंट रूम में, 4 और 5 रूम में। अच्छा, ये डिलीवरी रूम है। हाँ, डिलीवरी दोस्तों पॉइंट रूम है। ये जो सेंटर है डिलीवरी पॉइंट भी है, तो चलिए हम डिलीवरी रूम भी देख लेते हैं। चलिए मैडम आइए। आइए। ये हमारा एक डिलीवरी पॉइंट रूम है। इसमें लेबर टेबल, वार्मर, बेबी ट्रे कॉर्नर और ड्रेसिंग कॉर्नर और ये ट्रे कॉर्नर सारे अरेंज करके रखा हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फीमेल वार्ड रूम में जाते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर डिलीवरी ओके, बेड 1, बेड 2 और यहाँ पे कुछ कॉर्नर भी मैंने बनाए हुए हैं, जैसे KMC कॉर्नर, ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर और हमारा बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कॉर्नर। ओके, वेरी नाइस। चलिए मैम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। देन हम आते हैं हमारे स्टोर रूम में। ये हमारा स्टोर रूम है। इसमें सारी जो 126 मेडिसिन है वो हमने अरेंज करी हुई है। 126 पूरी मेडिसिन ओके, वाह। इस तो ये स्टोर हो गया है। हाँ, और यहाँ पे सारी मेडिसिन आपने यहाँ पे स्टोर अवेलेबल, करके हाँ। रखी है। ठीक है, थोड़ा सा इधर दिखा दो, ये पूरा ऐसा जूम करके दिखा दो ना, काफ़ी अच्छा है, वेरी नाइस। चलिए देन हमारा एक आता है स्टरलाइजेशन रूम। Okay. स्टरलाइजेशन रूम में, क्योंकि ये डिलीवरी पॉइंट है, तो स्टरलाइजेशन रूम ऑटोक्लेव करने के लिए। ओके, ये ऑटोक्लेव मशीन रखी हुई है। हाँ, एक सिंगल रूम है ठीक जिसमें है। ऑटोक्लेव मशीन और ये साथ में हम यहाँ पे 2 वॉशरूम है, मेल एंड फीमेल, साथ में RO भी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। मैम इतना ही है? हाँ। चलिए तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं मैडम से एक एक करके डिटेलिंग। मैम सबसे पहले तो आप एनकॉस के बारे में बताइए, एनकॉस क्या होता है, एनकॉस का फुल फॉर्म बताइए, साथ में एनकॉस सर्टिफाइड होना क्यों ज़रूरी है, मतलब सेंटर के लिए एनकॉस सर्टिफाइड के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखो, एनकॉस क्या होता है? नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड होता है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट है। इसमें ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी 12 प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं, वो हम किस टाइप से क्वालिटी मेंटेन करके दे रहे हैं, ये सर्टिफाइड करने के लिए एनकॉस बहुत ज़रूरी है। ओके मैम, ये 12 प्रकार की सर्विसेज और 7 प्रकार की सर्विसेज, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। 12 प्रकार की सर्विसेज में ENT, आई ये एक्स्ट्रा उन्होंने ऑर्डिनरी करा हुआ है, पर पहले 7 प्रकार की सर्विसेज ही दी जाती थी। तो जिसमें मैटरनल हेल्थ, इन्फेंट, चिल्ड्रंस, एडोलेसेंस, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिसीजेस पे ज़्यादा फोकस था। उनके साथ में उन्होंने 12 सर्विस में ऐड कर दिया है ENT, आई, मेंटल हेल्थ, एल्डरली एंड पैलेटिव केयर और इमरजेंसी सर्विसेज। ओके, तो मैम ये 7 सर्विसेज और 12 सर्विसेज ये डिसाइड कौन करता है, ऊपर से ही आता है क्या? हाँ, ये सारी चीज़ें ऊपर से डिसाइड होती है। अभी तक के तो 7 सर्विस पे फोकस चल रहा था, पर अब Okay. उन्होंने पूरा 12 सर्विसेज पे फोकस कर दिया। आगे होने वाले जो भी एनकॉस है उनमें अब 12 सर्विस ही देखी जाएगी और 12 सर्विस पे ही वो लोग असेसमेंट करेंगे। ओके मैम, आपका कितने सर्विसेज था? मेरा 7 सर्विसेज पे था। ओके मैम, अब हमारे आप दर्शकों को बताइए कि रजिस्टर मेंटेन में कौन कौन से रजिस्टर जो होते हैं वो खास होते हैं। रजिस्टर तो वैसे बहुत सारे होते हैं, हाँ। क्या कोई पर्टिकुलर मतलब नंबर है क्या, इतने रजिस्टर होना ही चाहिए? देखो, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि रजिस्टर हमारे पास बहुत सारे बनाने हैं। चेकलिस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ RR लिखा हुआ है वो सारे हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। वैसे मेन जो रजिस्टर होते हैं 7 या 8 रजिस्टर है जो हम डेली कंटिन्यू यूज़ करते हैं। वो अगर हम डेली यूज़ कर रहे हैं वो तो मेंटेन रहेंगे ही, पर चेकलिस्ट के अनुसार अगर असिस्टर पूछता है तो उसमें जहाँ भी रिकॉर्ड का पूछा जाता है वो लोग रिकॉर्ड मांगते हैं, तो हमें रिकॉर्ड सारे बनाना कंपलसरी ही है। ओके
मैम जो आपने रजिस्टर बताए 7-8, थोड़ा सा आप उनके नाम बता दें। जैसे ओपीडी रजिस्टर हमारा मेन है। अगर ओपीडी रजिस्टर हम पूरा कंप्लीट करते हैं, इसी में हम सारी चीज़ें वैक्सीनेशन, एनसीडी सब मेंटेन उसी में करते हैं, तो इसी से हम अदर रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा ओपीडी रजिस्टर अच्छा और मेंटेन अच्छा होना चाहिए, ताकि उसी से हम सारा डाटा अदर रजिस्टरों में उठा सकें। फिर एनसीडी रजिस्टर होता है, एनसीडी रजिस्टर का फॉलोअप रजिस्टर और एएनसी रजिस्टर। और एएनसी रजिस्टर के साथ में जो इम्यूनाइजेशन का जो होता है, जो एएनएम देखती है, पर वो भी मेंटेन होना चाहिए रजिस्टर। तो ओके। इस टाइप से जो रजिस्टर है, ये तो मेन रजिस्टर हो गया, पर रिकॉर्ड वो सारा मांगते हैं। क्या मैम वो रजिस्टर को एक एक खोल खोल कर देखते हैं क्या? ये असीसर पे डिपेंड करता है कि असीसर क्या चाहता है। ओके। जैसे मेरे यहाँ पे जो असेसमेंट हुआ था, तो मेरे असीसर ने एक एक लाइन, एक एक रजिस्टर की लाइनें, मैंने अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, ये भी उन्होंने पढ़ा हुआ है। ओके। ठीक है मैडम। मैम जैसे जो असेसर्स आते हैं वो ओनली रजिस्टर, मतलब कहने का मतलब ओनली रिटर्न वर्क पे फोकस करते हैं, या फिर वो कुछ जैसे आपके जो आईसी लगे इस पे ही फोकस रहता है, लैब पे ही फोकस रहता है, कि थोड़ा सा वो बताइए। ये भी मैं डिपेंड करूँगी कि असीसर क्या चाहता है। ओके। ये मैं नहीं बोल सकती कि वो आकर डायरेक्ट ही अपना रजिस्टर देखे। असीसर क्या चाहता है, असीसर अगर चाहता है कि वो ओरिएंटेशन करे पूरा, तो वो ओरिएंटेशन देख सकता है। असीसर अगर चाहता है कि वो रजिस्टर एक एक खुलवाए, तो वो सारे रजिस्टर भी खुलवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है असीसर पे, इसीलिए हमें सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना है, चाहे ओरिएंटेशन से रिलेटेड हो, चाहे रूमों का पूरा सेटअप हो, चाहे रजिस्टर हो। तो हमें सारी चीज़ें सेटअप करके ही रखना है, तो ही हम असेसमेंट करवा सकते हैं इजीली। ओके। क्या मैम वो कुछ प्रोसीजर वगैरह भी करवाते हैं क्या? यस। जैसे अभी जो मेरे यहाँ पे असेसमेंट हुआ था, वो मैडम मेरे यहाँ पे जितने भी पेशेंट आ रहे थे, उन पेशेंटों से उन्होंने पूछताछ भी की थी कि मैडम किस टाइप से सर्विसेज देती है, मैडम बीपी चेक करती है कि नहीं करती है। और उन्होंने बीपी भी चेक करवाया था सामने बिठालकर पेशेंट से। कैसे मैं क्वेश्चन करती हूँ पेशेंट से, मैं उनके तरफ देखती हूँ कि नहीं क्वेश्चन करते टाइम, ये भी सब चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की थी। ओके, मतलब आपका इंटर उनसे कैसा हो रहा है पेशेंट से, वो सब भी हाँ, मतलब वो उसके सारी मार्क्स चीज़ें रहते भी हैं, उन्होंने इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं आप? देखी ओके। थी सारी चीज़ें। मैम जो एनकोस होता है उसमें सिर्फ सीएचओ पे ही फोकस किया जाता है, क्या सबके एक पर्टिकुलर रोल होता है, जैसे कि एएनएम है, आशा सहयोगिनी है, एमपीडब्ल्यू है, इन सब के भी रोल होते हैं? हाँ, इनका पर्टिकुलर एनकॉस अकेला सीएचओ का नहीं है। इसमें एएनएम का भी उतना ही योगदान होना चाहिए जितना सीएचओ का योगदान है, क्योंकि हाल ही में मेरे यहाँ पे सारे रजिस्टर मैंने कंप्लीट करे थे, पर जो असीसर थी, असीसर ने सारे रजिस्टर का जो भी पूछना था, वो एएनएम को बिठालकर पूछा था। पर एएनएम ने उस टाइम रजिस्टर कुछ भी मेंटेन नहीं किया था, तो वो अच्छे से जवाब नहीं दे पाई। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी रजिस्टर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, साथ में मिलके करें, या उनको भी उस बारे में पता हो कि रजिस्टर बन कौन से रहे, या वो भी इंटरेस्ट ले कि रजिस्टर कौन कौन से हैं एनकॉस में, ताकि अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है असीसर, तो हम उसका आंसर दे पाए। ओके, मतलब कहने का ये है कि जो भी एचडब्ल्यूसी पे रजिस्टर्स हैं, हाँ, वो सारे सारे स्टाफ को पता होना होना चाहिए। चाहिए। जी जी जी, जिससे किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन किया जाता है पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मैम एनकोस 2 टाइप से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपके यहाँ पे ऑफलाइन था। मैम आप क्या एडवाइस करना चाहोगे जिन सीएचओस के यहाँ पे होने वाला है, ऑफलाइन बेस्ट रहता है या ऑनलाइन, या दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंस? विजुअल तो मैंने अभी तक देखा नहीं है कैसा होता है, पर हाँ, ऑफलाइन के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हमें अगर असीसर हमारे पास आता है, देखता है, तो हमें चीज़ों का पता चलता है कि कौन सी चीज़ हम कम कर रहे हैं या हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो ये चीज़ का सुधार हम फिजिकल में ज़्यादा कर सकते हैं विजुअल के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैडम कहना चाह रही हैं कि भाई फिजिकल इज अ फिजिकली, बेस्ट है, हाँ, क्योंकि मतलब डायरेक्ट आप इंटरेक्ट हाँ, करते इंटरेक्ट हैं होते हैं, और हमें सीखने को ही मिलता है। जी कौन जी। सी चीज़ें कमी आ रही है, यहाँ पे कौन सी चीज़ें मिस्टेक हो रही है, रजिस्टर में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कहाँ कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वो लोग फिजिकली बताते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ओके। मैम जब आपसे उनने इंटरेक्ट किया होगा,
तो आपसे क्वेश्चंस किए होंगे, तो मतलब किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, लेबर हो गया, मतलब किस टाइप से आपसे क्वेश्चन किए गए थे? जैसे मैडम इंटर हुई थी, इंटर होने के बाद उन्होंने हर एक पोस्टर देखे थे, तो पोस्टर देखते ही देखते उन्होंने क्वेश्चन स्टार्टिंग कर दी थी। उन्होंने उस टाइम चेकलिस्ट नहीं ली थी, सारे एक एक पोस्टर के पास वो आ रहे थे और एक एक पोस्टर में क्या क्या लिखा हुआ उसके हिसाब से वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे। ओके। पूरा ओरिएंटेशन होने के बाद, ऑल ओवर रूम का ओरिएंटेशन होने के बाद उन्होंने चेकलिस्ट ली। दोनों असिस्टर ने अलग अलग, एएनएम को एक ने लिया, एक ने सीएचओ को लिया। देन उनके बाद उन्होंने असेसमेंट के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करे। मैम जैसे कुछ बता सकें आप, एक दो जैसे क्वेश्चन? कि मुझसे जो चेकलिस्ट का ई पार्ट लिया था, ई पार्ट में पूरे जैसे पीपीएच क्या है, इक्लेम्सिया क्या है, अपने ओपीडी में कौन कौन से पेशेंट आ रहे, केस कंडीशन के आ रहे, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी। इम्यूनाइजेशन का एएनएम से पूछा था, एएनसी का सारा जो है वो भी उन्होंने एएनएम से पूछा था। ओके। क्या मैम वो पोर्टल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन करते हैं? हाँ, पोर्टल भी खुलवा के देखते हैं क्या? पोर्टल उन्होंने मेरे से ई संजीवनी खुलवाया था स्टार्टिंग में ही। जैसे मैडम इंटर हुई थी ओपीडी रूम में, तो सबसे पहले उन्होंने ई संजीवनी पोर्टल मेरे से खुलवाया था। उन्होंने अपना खुद का नाम इंटर करवाया, ओके। खुद की सारी चीज़ें इंटर करवा के प्रिस्क्रिप्शन लिया डॉक्टर से, ये उन्होंने प्रैक्टिकली किया था। ओके, तो आप लोग भी सारे पोर्टल चलाएं, कुछ भी करा सकते हैं सर, है ना? हाँ। ओके। मैम जैसे आपसे उन्होंने मेडिकेशन पे कुछ क्वेश्चन किए होंगे, कुछ इक्विपमेंट पे किए होंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मेडिकेशन पे उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि आपके सेंटर पे कितने टाइप की मेडिसिन है, तो 126 अपने यहाँ मेडिसिन है, पर 126 मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, जिसमें 20 टाइप की मेडिसिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। ओके। 110 मेरे पास मेडिसिन अवेलेबल थी। तो उन्हीं पे मैडम ने जो ये असेंशियल और वाइटल्स जो लगे हुए, इसमें मैडम ने ये चीज़ बोली थी कि इनकी क्वांटिटी भी लिखना है, ताकि सामने वाले लोगों को भी पता चले, जो आते हैं उनको भी पता चले और अपने को भी पता चले कि इतनी ही मेडिसिन इन लोगों के पास में है। ओके। मैम इसमें एक क्वेश्चन और आता है, अक्सर मतलब जिसके यहाँ पे एनकोस होता है, वहाँ पे मान लो पूरी 126 नहीं आ रही हैं, पर वो कहीं डिस्ट्रिक्ट से या कहीं सीएससी से कुछ दिनों के लिए अरेंज करा देते हैं। हाँ। तो मैम ऐसा सही रहता है ऐसे अरेंज करना, जबकि आप वो फैसिलिटी पे दे नहीं रहे हैं, और 2-2 4-4 दवाई रखना सही रहेगा, या वो रखना है कि नहीं रखना है? ये जो मेरे यहाँ पे असेसमेंट हुआ था, इन मैडमों ने ये बोला था मुझे कि जितनी तुम मेडिसिन दे रही हो उतनी ही रखो, उतना ही ईडीएल में बताओ, उतना ही जो अपन आउटकम इंडिकेटर बनाते हैं उतना ही भरो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास 126 मेडिसिन होनी चाहिए। पर अदर सेंटरों पे मैंने जब एनकॉस देखा, वहाँ ऑफिसरों ने ये भी बोला था कि हमें 126 मेडिसिन चाहिए। ओके, मतलब डिपेंड ऑन हाँ, असेसर। ऑफिसर। ओके, ठीक है मैम। अब मैम जैसे कुछ एक्सपायर, इंडेंट, स्टॉक, इस पे भी कुछ क्वेश्चन किए हाँ, गए थे? एक्सपायर मेडिसिन का उन्होंने बोला था कि नियर एक्सपायरी मेडिसिन आप कहाँ रखते हो? अगर नियर एक्सपायरी मेडिसिन अगर हो रही है तो तुम उसे कैसे डिस्कार्ड करते हो? और डिस्कार्ड नहीं करते हो तो कितने दिन पहले तुम उसे भिजवाते हो वापस? ओके। ये चीज़ें। और उन्होंने ये बोला था मेडिसिन के लिए कि फर्स्ट एक्सपायर और फर्स्ट आउट, मतलब पहले अपने को एक्सपायर मेडिसिन निकालना है, देन उसके बाद जो आई उसको अपने को यूज़ करना है। मतलब जो नियर एक्सपायरी है वो ओके। पहले निकालनी है अपने को। तो ये अपना स्टोर रूम में लगा होना चाहिए, ये गाइडलाइन, ये उन्होंने ओके। बोला था। जैसे आपने बता ही दिया है, क्या वो पेशेंट को बुलाते हैं फिजिकली, उससे भी इंटरेक्ट करते हैं, पूछते यस, हैं? असिस्टर आते हैं फिजिकली। उन्होंने जैसे अपन पेशेंट ग्रुप सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं रजिस्टर, जी। उसमें अपन पेशेंट ग्रुप के जो नाम लिखते हैं, जैसे कुछ हाइपरटेंशन के नाम लिखते हैं, कुछ बीपी का नाम लिखते हैं, जो पेशेंट अपने ग्रुप में है उनके अपन नाम लिखते हैं। तो उन्हीं पेशेंटों का नाम लेकर वो बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस टाइप की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी, क्या ये दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ओके। मैम आपने एनकॉस कराया, तो आप मुझे ये बताइए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा आपको? मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये लगा कि ओरिएंटेशन इज़ अ गुड था, सारी चीज़ें गुड थी, पर जो रजिस्टरों का गाइडलाइन के हिसाब से जो मैडम ने बताया मुझे कि गाइडलाइन के हिसाब से जो लिखना चाहिए, वो लिखा नहीं है। क्योंकि रजिस्टर है, अपन एक दूसरे का लिख के या मेंटेन करते हैं, पर वैसे अपने को मेंटेन नहीं करना है। प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से उसको प्रॉपरली मेंटेन करो। ये सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है कि अभी तक अपन ने ऐसा किया नहीं है। अब आगे पूरे रजिस्टर गाइडलाइन के हिसाब से कि
कैसे होना चाहिए, क्या जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल में गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, उसके हिसाब से वो मेंटेन करना है रजिस्टर। तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है कि रजिस्टर अपने को गाइडलाइन के हिसाब से मेंटेन करना है सारे। ओके। और यही सारी चीज़ें स्टाफ को भी अवेयर कराना है कि इतने रजिस्टर है हमारे पास और इतने रजिस्टर बनते हैं, तो आप लोगों को भी पता हो कि ये सारी चीज़ें हैं, तो अपने साथ साथ उनको भी अवेयर कराना, होना ये चाहिए। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है। कि मान लीजिए कहीं अपन को कोई रजिस्टर मंगवाना है तो एटलीस्ट स्टाफ को पता तो होना चाहिए कि कौन सा हाँ, रजिस्टर कहाँ रखा है, तो यस, वो लेके आ जाए। हाँ, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात की। अगर आपके यहाँ एनकोस होता है तो आप पूरे स्टाफ को इन्वॉल्व करके रखें। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएचओ या एएनएम या आशा, नहीं, हाँ, आप सब एक साथ बैठें, सबकी ड्यूटी लगाएं, हेल्प जो भी लगे सबसे हेल्प लें और सबको एक्सप्लेन करें। एक दिन पहले आप अपना पूरा एक इंटरव्यू टाइप का ले लें खुद ही पहले ही, हाँ, अपने स्टाफ के अपने साथ स्टाफ में, के साथ। ताकि उनको पता हो कि सब चीज़ें है कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। स्टाफ कोऑर्डिनेशन और हेल्प कितनी काम आती है? स्टाफ कोऑर्डिनेशन इसीलिए काम आता है कि जैसे सारे पोस्टर अपन ने लगा दिए, इसी पोस्टर में से किसी स्टाफ से पूछ लिया असी सर ने कि ये क्या है, जी। और हो सकता कि अपन ने उनको बताया नहीं हो या उनका भी ध्यान नहीं गया हो, अपन ने पोस्टर लगा दिए, पढ़ा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिस खाती है कि देखो इनको इस पोस्टर के बारे में पता नॉलेज ही नहीं है। जी जी जी। ये ओके। सारी इसीलिए कोऑर्डिनेशन इतना ही इम्पोर्टेंट है कि अपना कलीग्स अगर आके अपनी हेल्प करा रहे हैं, तो जितनी हेल्प वो करा रहे हैं उससे कई ज़्यादा यहाँ जो पदस्थ स्टाफ है वो उतनी उससे ज़्यादा हेल्प करे। मैम जैसे कि जिनके यहाँ पे एनकोस होने वाला है, ऐसी कुछ गलतियाँ जो कि नहीं करना चाहिए या उनसे बचना चाहिए हमको, आप किसी एडवाइस सबसे पहले तो हमें इन गलतियों से, रजिस्टर अगर मेंटेन कर रहे हैं तो प्रॉपर मेंटेन करें, अच्छे से मेंटेन करें, और अगर हम लिख रहे हैं कोई चीज़ तो प्रूफ के साथ लिखें कि अगर हम ओपीडी रजिस्टर में इसको फॉलोअप में डाल रहे हैं तो प्रॉपरली हमें फॉलोअप रजिस्टर में भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने ओपीडी में फॉलोअप में डाल दिया और वही पेशेंट अगर हम फॉलोअप रजिस्टर में देख रहे हैं तो वो हमें नहीं मिल रहा है। वो प्रॉपर होना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल या जैसे आर्टिकल्स कैलिब्रेशन का एक रिकॉर्ड होता है, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल से मतलब कि कैलिब्रेशन हर एक 6 मंथ में आर्टिकल्स का होता है, ये अपने द्वारा नहीं होता है, बीएमओ और सीएससी के द्वारा होता है, तो ये लोग आके करवाए और इसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है, ये उन लोगों को चाहिए रहता है। तो इसमें अपन सिर्फ लिखित से काम नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट के साथ प्रूफ के साथ उनको देना है। जैसे योगा सिस्टम करा रहे हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल योगा ले रहे हैं, योगा में अपने पास जैसे वेडनेसडे अपन योगा करा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, ऐसा होता है कभी कभी अपन रजिस्टर में साइन नहीं करवा पाते या नहीं लिख पाते हैं, तो ये बाद में अपने लिए बहुत बड़ा इशू बनता है। तो जिस दिन योगा करा रहे हैं उसी दिन उन लोगों की साइन करवा लो, जरूरी है, और नहीं अपन साइन तो अदर डे में भी करवा सकते। तो असी सर का कहने का ये मतलब है कि उसी दिन साइन करवाओ और उसी दिन का एक पिक तुम अगर लगा दे रहे हो रजिस्टर में तो तुम्हारे को कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, मतलब तुम सही हो फिर वहां पर। मतलब ये चीजें होती है, तो रजिस्टर ऐसे मेंटेन करना है, विद प्रूफ के साथ मेंटेन करना है। मतलब जो चीज आपके ओपीडी में है वो कोरिलेट होना चाहिए हाँ, सारे सारी रजिस्टर से। ऐसा नहीं चीजों कि यहाँ फॉलोअप में कोई कुछ लिखा हुआ है और यहाँ नाम कुछ और, है। हाँ, मतलब लीगली होना चाहिए। लीगली होनी चाहिए। और अगर आप लोग किसी से रजिस्टर मेंटेन भी करवा रहे हैं तो जो सीएचओ है या हाँ, एएनएम है उसको भी पता होना चाहिए कि हाँ, कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी में डेट आती है तो आप किसी से भी लिखवा लेते हैं, फिर तो आपको वो पता ही नहीं कोरिलेट रहता है। नहीं तो होता ऐसा आप है। बिल्कुल ना करें। रजिस्टर खासतौर से सीएचओ को मेंटेन करना है, देखना है, एएनएम को बिठा लें अपने साथ और पूरा लीगली करें, गलत ना नहीं करना है आपको। और रजिस्टर अगर हम अच्छे से मेंटेन करते हैं तो हमें आउटकम इंडिकेटर बनाने में बहुत इजी जाता है। लास्ट जो एनकॉस का जो है वो पूरा डिपेंड करता है आउटकम इंडिकेटर पर। तो आउटकम इंडिकेटर अगर हमने करेक्ट दिया है और आउटकम इंडिकेटर अगर हमारा पूरा डाटा सही जा रहा है तो आउटकम इंडिकेटर भी हमारा सही रहेगा, तो वो पूरा लास्ट में कवर करता है एनकॉस सर्टिफाइड के लिए। ओके मैम, जैसे उन्होंने जीएस या अपने अकाउंट में जो भी अमाउंट आता है उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन किए थे क्या? हाँ, उससे रिलेटेड मेरे सरपंच को उन्होंने बुलाया था। और सरपंच से उन्होंने बात करी थी कि क्या हर मंथ ये मीटिंग लेते हैं, तो सरपंच ने बोला था कि हाँ मीटिंग हर मंथ होती है, मैं आता हूँ
पर उन्होंने एक चीज़ और सजेशन भी दिया था इस चीज़ के साथ में कि इसके साथ में जब भी हम जेएस की मीटिंग ले रहे हैं तो साथ में हमारे एमओ या हमारे बीएमओ भी प्रेजेंट होना चाहिए जेएस की मीटिंग के साथ। उनका भी साइन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सरपंच और हम लोगों का। ओके मैम, जो असेसमेंट होता है उसके बाद जो रिजल्ट रहता है वो तुरंत बता के चले जाते हैं या फिर कुछ ड्यूरेशन रहता है? कुछ ड्यूरेशन है, तुरंत बता के नहीं जाते और शायद असीसर को भी कुछ चेकलिस्ट वगैरह भरनी होती है, वो शायद सबमिट होती है, देन उसके बाद रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है। ओके मैम, अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि जिनके यहाँ पे एनकॉस के लिए नाम आ गया है लेकिन उनका जेएस का फंड नहीं आया है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? आप कुछ सजेस्ट करना चाहें उनको? मैं उनको बोलना चाहूँगी कि पहले तो फंड का अरेंजमेंट करवाए, जी। क्योंकि फंड के बिना एनकॉस सर्टिफाइड करना या एनकॉस करना नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी होती है और जो या तो फिर हमें डिस्ट्रिक्ट या कहीं से अवेलेबल हो जाए तो हम एनकॉस करा सकते हैं, या वो लोग हमें पूरा अवेलेबल करवा दे तो एनकॉस करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारे पास फंड नहीं है और हमें ही सब चीज़ करना है तो बाद में फंड निकालना भी हमारे लिए टफ है। ओके जैसे मैम ओपनिंग मीटिंग हुई थी, ऐसी क्लोज मीटिंग भी होती है, उसमें क्या होता है वो बता लास्ट में जब हम पूरा चेकलिस्ट ओवर हो जाता है और पूरा ओरिएंटेशन सब कुछ हो जाता है तो बाद में हमारी क्लोजिंग मीटिंग होती है। क्लोजिंग मीटिंग में हमारी कहाँ कहाँ पे कमी निकली है वो हम लोगों को असीसर बताता है लास्ट में कि यहाँ पे तुम्हारी कमी है, इसको नेक्स्ट टाइम तुम सही करो या इसे करेक्ट करो, यहाँ यहाँ मिस हो रहा है। उस टाइम भी उन्होंने सरपंच वगैरह को बुलाया था, लास्ट में भी सरपंच को बुलाया था, उनसे भी उन्होंने बोला था कि आपको हर एक जेएस मीटिंग में यहाँ पे आना है, हर एक जेएस मीटिंग में फंड का इनसे लेना है और जो चीज़ इनके पास नहीं है उसको आपको भी सहायता देनी है, ये लिखकर अगर आपको देती है तो आपको भी इनकी हेल्प करना है। ओके ये क्लोजिंग मीटिंग में होता है, देन उसके बाद साइन वगैरह होके क्लोज करते हैं। मैम, जैसे आप सर्टिफाइड होता है जिसका भी सेंटर, तो उसका कुछ प्राइस है या अमाउंट है, कुछ ऐसा मिलता है क्या? अमाउंट, हाँ प्राइस तो है, सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है और प्राइस भी आता है, तो प्राइस का वैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कितना मिल रहा है कितना नहीं, पर सर्टिफिकेट मिलता है। ओके मैम, कुछ आप अपने साइड से ऐड करना चाहेंगे जिनके यहाँ पे एनकॉस है, कुछ खास टिप्स, कुछ खास बातें जो वो उनको मैं याद बोलना रहे? चाहूँगी कि जितने भी लोग अभी एनकॉस कर रहे हैं या करवाने वाले हैं वो लोग अपना रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करें, बिल्डिंग का ओरिएंटेशन अच्छे से मेंटेन करें और मैं फोकस करना चाहूँगी कि रिकॉर्ड अगर अच्छा है, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो एनकॉस सर्टिफाइड अच्छे आराम से हो जाएंगे और विथ नॉलेज। जो चेक लिस्ट है वो हमें बाय टंग होनी चाहिए कि उसमें जो भी चीज़ लिखी हुई है वो अपनी सर्विस से रिलेटेड ही है, तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम ये सर्विस दे रहे हैं तो क्या है इस सर्विस के बारे में। मतलब मैम, चेकलिस्ट अगर पढ़ लें अच्छे से तो पूरा कवर हो सकता है। पूरा कवर हो तो सकता आप है। लोग खास तौर से चेकलिस्ट को अच्छे से रीड कर लेना है। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना टाइम दिया। और अगर आप लोग चाहते हैं कुछ भी एनकोस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह हो, क्वेश्चन वगैरह हो, आप वो कमेंट में मैसेज कर सकते हैं आप लोग। आपको अगर कुछ मैडम से भी जानकारी लेना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं मैडम से पूछ के आपको डायरेक्ट। और अगर आप एनकोस से रिलेटेड कोई भी मटेरियल अगर आपको चाहिए, जैसे कोई रजिस्टर है, कोई आईईसी है, वो भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। मेरा नंबर भी दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। थैंक यू।